हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं हुन्स जी, और उसके बाद हम थोड़ा सा ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं और इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी ये समझाएंगे हम इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन रख देती हूँ। तो हम देखते हैं द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो, सबसे इजी भाषा में बोलें तो इस संसार में हर कोई पेयर रहना चाहता है, पेयरिंग रहना चाहता है, यानी जोड़ा, यानी दो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी जो सब सेल में रहते हैं वो पेयर करके रहते हैं। तो पेयरिंग का तरीका बता रहा है ये पेयर किस तरह रहते हैं। चलिए देखते हैं द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ अ पर्टिकुलर सब सेल। अब देखिए सब सेल क्या होते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। देखो, चार तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एस में जो एस ऑर्बिटल इस तरह हम डिनोट करेंगे, पी ऑर्बिटल हम इसमें डिनोट करेंगे, ठीक है, और डी ऑर्बिटल हम इस तरह, डी ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा होता है, और एफ ऑर्बिटल हम ये थोड़ा और बड़ा होगा, इस तरह हम डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये हो गए ऑर्बिटल्स। अब इनमें भी जैसे एक घर होता है, घर में भी रूम्स होते हैं, सेम इसी तरह ये ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं और इनमें भी रूम होंगे, यानी सब सेल होंगे। उनको हम क्या बोलेंगे, सब सेल। जैसे कि जैसे पी में 3 सब सेल होते हैं, 1 2। डी में 5 सब सेल होते हैं, 1 2 3 4 5। और एफ में 7 सब सेल होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये सब सेल हुए, इनको हम सब सेल बोलते हैं। तो हुन्स जी बोल रहे हैं कि जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सब सेल में होते हैं पी डी एफ, और एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, लेकिन पी डी एफ में 3 5 और 7 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल ऑफ अ सब सेल आर सिंगली ऑक्यूपाइड। हुन्स जी ये बोल रहे हैं जब तक इन सब सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता तब तक इनमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं चलेगी। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये कंप्लीट हो गया, ये सब सेल कंप्लीट हो गया। अब इसमें सिंगली एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब जब ये कंप्लीट हो गया तब इसमें पेयरिंग शुरू होएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पेयरिंग शुरू हो गई। अब पी ऑर्बिटल में देखते हैं, पहले सिंगली एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इनमें, फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। तो सिंगली एक एक इलेक्ट्रॉन गया इनमें और उसके बाद फिर पेयरिंग शुरू हो गई। सेम एज इट इज डी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। इस तरह हम ऐसे नहीं करेंगे कि इसमें भी जैसे मान लो ये कोई सब सेल है और इस तरह, और इसमें पहले इसमें भर दिया, फिर उसको एकदम पेयर कर दिया, फिर इस और सब ऑर्बिटल में फिर इलेक्ट्रॉन डाल दिया, फिर उसको पेयर कर दिया। नहीं, पेयरिंग नहीं चलेगा, पहले सिंगल जाएगा। भाई जब खाना बटेगा तो पहले सबको बराबरी बटेगा, फिर जो बचा हुआ होगा फिर वो सबको फिर बराबर से मिलेगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर पहले जो इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे इसमें, तो सब में सभी सब सेल में पहले एक एक जाएंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। तो यहाँ में एफ में हम 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे सिंगल। ठीक है, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी इस तरह। तो हुन्स जी यही बोल रहे हैं, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिंगली ऑक्यूपाइड पाया जाएगा, फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। जो सिंगली इलेक्ट्रॉन होगा मस्ट हैव पैरेलल स्पिन। अब पैरेलल मतलब समान स्पिन। अब इलेक्ट्रॉन भी दो तरीके से स्पिन करते हैं, जैसे कि एक क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज इस तरह। ठीक है, दो तरह के, मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन का ये समझाना चाह रही हूँ कि दो तरीके से रोटेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज
और दूसरे तरीका है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये हुंस जी बोल रहे हैं कि जो सिंगली इलेक्ट्रॉन होंगे वे पैरेलल स्पिन होंगे सेम, कि मान लो अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो दोनों ही जितने भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे क्लॉकवाइज ही करेंगे। जब ये पेयर हो जाएंगे तब एक की एंटी क्लॉकवाइज होगी और एक की क्लॉकवाइज होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखना है। पैरेलल स्पिन होगी सिंगली इलेक्ट्रॉन्स की। अब दूसरा इसने रूल दिया था मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, क्या बस इसी का ही रूल है, ये इसी का एक पार्ट है। इसमें स्टेबिलिटी के बारे में बताया कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। अब देखिए, अब हमने जो अब तक पढ़ा था, ये पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो वो स्टेबल नहीं है और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए पेयर करेगा, किसी न किसी एटम से दूसरे एटम से साझा करेगा और अपने आप को पेयर करेगा, ठीक है। लेकिन हुंस जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये बोल रहे हैं, या जैसे कि यहाँ पर मैंने एस ऑर्बिटल में बोला था एस पी डी तक देख लेते हैं, आपका आप समझ जाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला कि जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी हाफ फील्ड में होगी या फिर फुल फील्ड में होगी, या तो हाफ फील्ड ले लो, यहाँ पर पी का देख लेते हैं, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड मतलब कंप्लीटली फील्ड हो गया, ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, लेकिन इसके सब ऑर्बिटल में बस एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल है, तो ये स्टेबल होगा। क्या होगा ये? स्टेबल। या फिर कंप्लीटली फुल फील्ड हो, जैसे कि हम यहाँ पर डी में भर देते हैं और ये सारे पेयर इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये कंप्लीटली ये भी स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल हो गया। या तो ये हाफ फील्ड स्टेबल है या फिर कंप्लीटली स्टेबल है। अगर ऐसे हुआ यहाँ पर, मान लो ये पी है यहाँ पर और मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब इस वाले ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में कुछ सब सेल तो पेयर इलेक्ट्रॉन है, कुछ सब सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये हाफ फील्ड हुआ ना ही ये फुल फील्ड हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल ऑर्बिटल होगा, ये होगा अनस्टेबल। तब इसके अंदर कहीं ना कहीं इच्छा जागेगी कि भैया तो मैं स्टेबल होने के लिए हाफ फील्ड हो जाऊं या फिर मैं फुल फील्ड हो जाऊं। तब ये एक्शन लेता है, या तो किसी एटम के साथ शेयरिंग करके इनको भी पेयर कर लेगा, या फिर एक काम करेगा, अगर ये पेयर नहीं कर सकता तो जो इसके पास एक्स्ट्रा है उसको निकाल देगा अपने बाहर से। ऐसा था कुछ, ये एक यहाँ पे इस तरह था, तो इसको भी ये मूव करा देगा और ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा। इसके पास 2 कंडीशन होगी, और एटम्स यही करते हैं, या तो अपने आप को शेयरिंग करके या कुछ भी तरीका करके केमिकल बॉन्डिंग बना के ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिटल्स अपने आप में फुलफिल कर लेते हैं या फिर हाफ फिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम तो हुंस ने बोला कि इन 2 कंडीशन में ऑर्बिटल फुलफिल होता है, इन 2 कंडीशन में ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर अब कुछ कंडीशन में अनपेयर्ड भी होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल, कि हुंस जी ने क्या कहा कि अगर सिचुएशन दूसरी हो तो वहाँ पर ये अपने आप को फुलफिल या हाफ फिल्ड कैसे स्टेबल करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हम क्रोमियम की देखते हैं। यहाँ कुछ मैंने क्रोमियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखा, 3d4 4s2। ये है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इस कंडीशन में जो क्रोमियम है वो स्टेबल रहेगा, एक्सपेक्टेड है, उम्मीद कर रहे हैं हम। लेकिन एक्चुअल में क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये होता है 3d5 4s1। ये एक्चुअल है, यहाँ पर एक्चुअल है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एक्चुअल ये वाला क्यों शो हो रहा है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रूल के अपोजिट है और ये अकॉर्डिंग है।
अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो हम भरते हैं उस रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है, ऐसे ना होकर ऐसे होता है। तो यहाँ पर हुंस जी पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा इस वजह से है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के वजह से। अब देखते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कैसे होता है। मैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल को समझाने से पहले कुछ थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ अपनी तरफ से एग्जांपल के लिए। ये मैंने कुछ एरो यहाँ पर, ये इस तरह हर पेज पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एरो लगा दिए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिंगल सिंगल करके दिखा रही हूँ। ये रोटेट हो रहे हैं, कभी ये अप एरो है, कभी डाउन एरो है, कभी लेफ्ट एरो है, कभी राइट एरो है। इस तरह करके मैंने पूरे ही पेजेस पर लगा दिए। अब मैं सिंगल सिंगल बहुत धीरे से दिखा रही हूँ, तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर ये अलग अलग पेज पर बनाए हुए हैं। अगर मैं इसको फास्टली मूव करती हूँ पेजेस को, तो आप क्या देखोगे, एरो किस तरह दिखेंगे, ये देखो। ये देखना, अब एरो को लगातार देखना, किस तरह फील होगा आपको। ऐसा लग रहा है जैसे ये सर्कल सर्कल घूम रहे हैं। तो ये बहुत फास्टली घूम रहे हैं, इसलिए आपको फील ही नहीं हो रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट है। बस लग रहा है कि ये राउंड 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 क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है। तो यही कुछ नियम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का है, हुंस जी का। आइए देखते हैं 3d4 और 4s2 में मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर D में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है। और S में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब यहाँ पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इनको फीलिंग भी तो आनी चाहिए कि हम पेयर्ड हैं। तो ये क्या, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी करके, यानी बहुत तेजी से कभी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, फिर एक बार यहाँ मूव करेगा बहुत फास्टली। जैसे मैंने आपको बुक में एरो वाला एग्जांपल दिखाया था अपनी नोटबुक से, कि कितनी जब बहुत फास्टली होता है तो वो एरो भी हमें रोटेट होते हुए दिखता है। तो यहाँ पर भी इतनी फास्टली, सेकंड से भी फास्ट, इतनी फास्टली कभी ये यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, और अपने ऑर्बिटल में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इन सबको एहसास होगा कि हमारे पास भी कोई है, हमारे पास भी कोई है, हमारे पास भी, और ये जो इसका खुद का अपना ऑर्बिटल है, इसको भी ये एहसास होगा कि मैं खाली नहीं हूँ, क्योंकि ये बार बार यहाँ भी आएगा फास्टली। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन भी एक बार इधर मूव होगा, एक बार इधर मूव होगा, ठीक है। और फिर ये वाला भी एक बार इधर मूव होगा, मतलब आगे आगे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह अगर हम बनाएं, मैंने इसको तो बता दिया था, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह तीनों में जाएगा, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन भी एक बार इसमें मूव करेगा, एक बार इसमें मूव करेगा, और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये वाला एक बार इसमें मूव करेगा, ठीक है। तो ये तो 3 बार एक्सचेंज करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, तो 3 टाइम एक्सचेंज। ये वाला 2 टाइम, एक्सचेंजेस, ठीक है। और ये 1 के साथ 1 एक्सचेंजेस, 1 एक्सचेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हुंस ने ये बोला था बहुत फास्टली ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंजेस करते हैं, जिस वजह से इनकी एनर्जी भी इनको सेम लगती है, और अपने आप में फील करते हैं कि हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये धोखा देने वाली बात हो गई, अपने आप को भ्रम में रखने वाली बात हो गई। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह भ्रम में रखते हैं कि हम पेयर्ड हैं, और जब भ्रम आ जाए कि पेयर्ड हैं, तो स्टेबिलिटी अपने आप ही मिल जाती है। यहाँ पर हमने देखा था एक्सचेंजिंग एनर्जी का, देखा था अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसने क्या क्या दांव पैंच अपनाए, भ्रम रखा अपने आप में, और स्टेबिलिटी होने के लिए चेक किया इसने क्या क्या करना पड़ता है।
स्टेबिलिटी हुई तो, लेकिन फिर भी इतनी नहीं। एक्सचेंज ये कम से कम 6 टाइम इसने एक्सचेंज किया अपने आप में। अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी और उसकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन करके कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर हम लेंगे एग्जाम्पल 3D5 और 4S1 दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तब देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ इन दोनों में। अब 3D5 है, यहाँ पर d ऑर्बिटल बनाएंगे, ये 3 है, ठीक है। 3D5 4S1 1 2 3 4 5 और ये क्रोमियम में s ऑर्बिटल हुआ। इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं उस रूल के अकॉर्डिंग। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5 हैं, 5 फिल हो गए इसमें, फिर s में। अब यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट सेल में क्रोमियम के ये हाफ फिल्ड हुआ, कंप्लीटली हाफ फिल्ड, जो कि हुम्स ने बोला था कि हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ही स्टेबल होगा। ये दिखने में स्टेबल हो गया, कंप्लीटली हाफ फुल है। और जबकि पहले वाले में हाफ फिल्ड भी कंप्लीट नहीं था, एक ऑर्बिटल तो बिल्कुल ही खाली था। जो ये खाली था, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा और अपने आप को कंप्लीटली हाफ फुल बना लेगा। इसने भ्रम में रखने की कोशिश करी, पेड़ बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं हो पाया इतना स्टेबल जितना कि ये स्टेबल हो गया। जबकि ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, उसका रीज़न यही है, ये कंप्लीटली हाफ फुल है। और अगर एक्सचेंज एनर्जी में हम देखें, एक्सचेंज एनर्जी कितने टाइम होगी। अब मल्टीप्लिसिटी तो यही बोलती है ना, जितनी बार एक्सचेंज होगा उतना ही स्टेबल होगा। अब यहाँ पर तो 6 टाइम हुआ, अब यहाँ पर देखते हैं कितना टाइम होगा। d ऑर्बिटल बनाते हैं। अब ये भी अपने आप को भ्रम करेगा, भ्रम में रखेगा इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है एक बार इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इस वाले के साथ भ्रम में रखेगा, फिर इस वाले के साथ भ्रम में रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कितनी बार एक्सचेंज किया, 4 टाइम, 1 2 3 4, 4 के साथ एक्सचेंज की इसने, एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पर इसने 4 टाइम एक्सचेंज किया, इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे के साथ 4 टाइम एक्सचेंजेस किया। अब इसका तो हो गया, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ एक्सचेंज करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसने कितने टाइम, 3 टाइम एक्सचेंज किया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। पांच ऑर्बिटल बन गए। इन दोनों की एनर्जी देख ली हमने, इलेक्ट्रॉन के साथ किस तरह एक्सचेंज किया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसका एनर्जी देखेंगे हम, सॉरी एक्सचेंज देखेंगे। इलेक्ट्रॉन इन दो के साथ एक्सचेंज करेगा, तो 2 के साथ एक्सचेंज होगा इसका इलेक्ट्रॉनों के साथ। अब यहाँ पर ये बचा, ये लास्ट वाला है, ये इसी के साथ एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पे 1 टाइम एक्सचेंज हो गया ये। अब टोटल कितना एक्सचेंज हुआ, अब हम प्लस करके देख लेते हैं। 4 + 3 + 2 + 1, तो 4 और 3 7 8 9 और 10 टाइम इसने एक्सचेंज किया। और जितना टाइम एक्सचेंज करते स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी हुई क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में, इस वाले उसमें, जो कि एग्जिस्ट भी करता है, एक्चुअल है। और इसी वजह से क्रोमियम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का रूल का पालन ना करके रूल के अगेंस्ट रहता है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री क्या, अपनी ज़िंदगी में भी, अपनी लाइफ में भी, नेचर भी यही सिखाता है कि स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो हर कोई अपने आप को स्टेबल करने के लिए हर तरीके का एफर्ट मारता है। सो यहाँ पे भी क्रोमियम ने इस तरह कुछ एफर्ट किया है। हुन्स रूल ने इसको बताया है कि इसका एफर्ट किस तरह रहा है।
तो अपने आप को इसने कॉन्फ़िगरेशन जो इसका था वो रियल कॉन्फ़िगरेशन ये स्टेबल था, जबकि रूल के अकॉर्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन था वो थोड़ा क्या बस अनस्टेबल ही था। इसने कोशिश तो करी अपने आप को भ्रम में रखने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये ज़्यादा स्टेबल रहा। तो यहाँ पर हमने हुन्स रूल समझा और इसी तरह आगे भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको अगला टॉपिक कौन सा समझना है। धन्यवाद।